अभी तक कंपनी अकाउंट में कंपनी एक्ट अकाउंट आ रहा, इधर ध्यान दो। कंपनी एक्ट में फ़ीचर्स तक की पढ़ाई हो चुकी है। कंपनी के अपने कुछ फ़ीचर्स होते हैं छोटे मोटे, वो सारे पढ़ लिए। जो आगे अब पढ़ाई करनी है वो कह सकते हो कि वो पोर्शन है जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में, और आता ही है ये। टॉपिक है कॉरपोरेट व्हील। कॉरपोरेट व्हील थ्योरी। तो बात ऐसी है कि कॉरपोरेट व्हील किसे कहते हैं, ये तुमने कंपनी के फीचर्स में पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। वही सेपरेट लीगल एंटिटी को कॉरपोरेट व्हील के नाम से देखा जाता है। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, उसे एक अलग नाम दे दिया गया है, कॉरपोरेट व्हील। ठीक है। तो लिखेंगे बाय फिक्शन ऑफ लॉ। बाय फिक्शन ऑफ लॉ मतलब कंपनी के लॉ के नज़रिए से ए कंपनी इज seen as a distinct entity। ठीक है। कंपनी के नज़रिए से कंपनी एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मानी जाती है। बाद बाकी कंपनी क्या है वो तो तुम्हें पता ही है। कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखिए, कॉरपोरेट व्हील थ्योरी बाय फिक्शन ऑफ लॉ। फिक्शन का मतलब क्या है? इस फिक्शन का मतलब क्या हुआ? फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। वो नहीं सुना है साइंस फिक्शन मूवी जो काल्पनिक होते हैं, जिसमें एलियन आ जाते हैं, लाल कपड़ा पहन कर और ऐसे करके उड़ने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करते हैं तो आग निकलती है। क्या कहते हैं? वो अलग है, वो चीज़ है, मतलब जुड़ के है, लेकिन वो टर्म अलग हो जाती है। जुड़ा हुआ है डिस्क्लेमर में लिख के भी तो आता है, वर्ड सेंटेंस के द्वारा चेंज किया जाता है। आई मूवी में भी लिख के आता है फिक्टिशियस। हाँ, तो कहता रहा हूँ वर्ड तो से sentence। काल्पनिक है। फिक्शन का मतलब काल्पनिक। तो बाय फिक्शन ऑफ लॉ मतलब लॉ की कल्पना से देखा जाए, लॉ के नज़रिए से देखा जाए तो एक कंपनी, उसे हम डिस्टिंक्ट एंटिटी देखते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी तो यही बोलता है। और दैट फिक्शन इज नोन एज कॉरपोरेट व्हील। क्लियर हुआ? यही जो फिक्शन है इसी को हम कहते हैं
कॉरपोरेट विल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, इस कॉरपोरेट विल का इफेक्ट क्या होता है भाई? इफेक्ट देखा जाए only a company is liable for the acts done in the name of the company even though members directors or any अदर ऑफिस, अदर रहने दो फिर वर्ड, अदर फिर गड़बड़ा जाएगा। एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी had acted on behalf of the company। ये कॉरपोरेट व्हील का इफेक्ट हो गया। ऊपर वाला तो मीनिंग हो गया कॉरपोरेट व्हील का। ये अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कॉरपोरेट व्हील की मीनिंग है और ये कॉरपोरेट व्हील का इफेक्ट है। क्या है कि एक कंपनी में, एक कंपनी के एक्ट डन इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पे कोई एक्ट किया गया है, कोई काम किया गया है, इवन दो मेंबर्स, डायरेक्टर्स और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैड एक्टेड, चाहे वो काम कंपनी के मेंबर ने किया हो, मेंबर मतलब मालिक लोग, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स ने किया हो, या कंपनी का कोई ऑफिसर जैसे जनरल मैनेजर वगैरह कोई होता है या कोई एम्प्लॉय होता है, कंपनी के नाम पे किया है, तो इसके लिए लायबल कौन है? ये लोग हैं। उसके लिए लायबल है तो कौन है? सिर्फ कंपनी है। यही है कॉरपोरेट व्हील का इफेक्ट। इसी कॉरपोरेट व्हील की थ्योरी को समझाने के लिए एक छोटा सा केस है, वो केस देखा जाएगा। एक केस है, केस देखेंगे, लेकिन नाम तो याद करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें बाकायदा नाम से याद करना पड़ेगा। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। नाम तो लिखना ही पड़ेगा। ये सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कॉरपोरेट व्हील से रिलेटेड एक केस है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस केस के बारे में समझा जाए। इस केस के बारे में देखा जाए, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड।
केस ये है कि ये सैलोमोन नाम का एक पर्सन, इसने एक अपनी कंपनी ओपन करी थी। ये सैलोमोन है, इसने अपनी एक कंपनी ओपन करी सैलोमोन एंड कंपनी नाम से। हुआ ये कि इसमें 7 मेंबर जोड़े इसने, टोटल कितने 7 मेंबर्स। दैट मीन्स कि लिमिटेड कंपनी हो गई। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर चाहिए मिनिमम, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। ये मैंने डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी के टॉपिक पर पढ़ाया था, याद आया? हाँ। तो इसमें इसने क्या करे, 7 मेंबर्स जोड़ दिए। अब ये 7 मेंबरों में थे कौन कौन? पहला तो खुद ही था, दूसरा इसके वाइफ, पहला ये खुद था, दूसरा इसके वाइफ, और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे इसके सन थे। S1, S2, S3, S4 हो गए। अब आया 7वां नंबर, तो 7वें नंबर पे इसकी अपनी डॉटर। कुल मिला के सैलोमोन परिवार ही इस कंपनी के सारे मेंबर बने पड़े हैं। तो नज़रिया ये है कि ये तो सोल प्रोप्राइटर बनना पड़ा है ना? सोल प्रोप्राइटर भी नहीं कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। खैर ये तो हिंदू नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ HUF कुछ ऐसा ही चलता है ना। खैर, तो ये सारे मेंबर लोग हो गए। अब कंपनी में पर्सनल एसेट्स इस्तेमाल किए गए सैलोमोन के। एसेट्स लिए होंगे ना, हैं? तो सैलोमोन के पर्सनल एसेट्स आए यहाँ। देखो, तो सैलोमोन के अपने घर के जो पर्सनल एसेट्स हैं, वो एसेट्स भी कंपनी में इस्तेमाल कर लिए गए। तो अब एसेट्स किसके हो गए? सैलोमोन के, कंपनी के हो गए। वैल्यू भी बता रखी है, 38,782 यूरो। हमें उनसे कोई लेने देना नहीं है। अच्छा, सैलोमोन ने 20,000 शेयर्स खरीद लिए। भाई ये मेंबर है, तो कंपनी के शेयर सैलोमोन के पास हैं 20,000 हैं। क्यों लिए सैलोमोन ने 20,000 शेयर? बताओ। क्योंकि सैलोमोन ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दी थी, तो इन कंसीडरेशन 20,000 शेयर्स खुद ले लिए कंपनी के। समझ में आया? डिबेंचर्स भी ले लिए 10,000 यूरो के ऑफ द कंपनी विद अ चार्ज ऑफ कंपनीज एसेट्स एंड द बैलेंस इन कैश। बाकी बचा हुआ सारा कैश में ले लिया। मतलब उस एसेट्स के बदले इसने शेयर भी ले लिए, डिबेंचर्स भी ले लिए और कैश भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो कायदे कानून से एसेट्स किसके हो गए? अब एसेट्स कंपनी के हो गए। हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स टुक अप ऑफ 1 यूरो शेयर ईच। सबने 1 रुपये वाले शेयर सबने ही लिए। द अनसिक्योर्ड सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। हादसा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब तक तो सारी कहानी बता दी। हादसा ये हुआ कि कंपनी हो गई लिक्विडेट, लिक्विडेशन, बंद होने लग गई कंपनी, डूबने लगी।
ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन, मतलब इनकी अपनी हरकतों से नहीं डूबी है कंपनी, जनरली कुछ अपना व्यापार में नुकसान वगैरह हुआ है जिस वजह से ये डूबने लगे। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ रुपीज़, मैं यहाँ रुपीज़ वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ, 7,000 कंटेंडेड दैट सैलमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि ये लिक्विडेशन हुआ है तो हर क्रेडिटर अपना पैसा मांगने आएगा, किससे मांगेगा? सैलमन से मांगेगा कि सैलमन एंड कंपनी से मांगेगा? सैलमन एंड कंपनी से मांगेंगे ना, तो सैलमन भी कंपनी से अपने उधार का पैसा मांग रहा है और बाकी के क्रेडिटर्स भी मांग रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ये लोग भी इससे क्या कह रहे हैं कि लाओ, ये भी क्रेडिटर्स हैं और सैलमन भी अपने आप को क्रेडिटर बोल रहा है। मैंने भी तो उधार दिया है कंपनी को, डिबेंचर खरीदे हैं और ये सब तो मैंने भी तो उधार दे रखा है, तो मुझे भी पैसा चाहिए। ये क्रेडिटर लोग ने केस कर दिया। इनका कहना है कि सैलमन क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, समझे? इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर्स हेल्ड बाय हिम, जो डिबेंचर इसने लिए हैं उन डिबेंचर्स के लिए सैलमन कंपनी का क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, एज ही हैज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन मैन कंपनी। ये एक तरह का वन मैन कंपनी हो मान रहे हैं ये लोग, ठीक है, अलग अलग लोग हैं लेकिन है तो सारे एक ही परिवार के। सारा कंट्रोल तो खुद सैलमन के हाथ में ही है। तो क्रेडिटर का कहना है कि सैलमन वन मैन कंपनी है, ये वन मैन आर्मी चला रहा है और हमसे ये जो है कि कंपनी से ही अपने डिवेंचर का पैसा भी मांग रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सैलमन, क्रेडिटर्स का कहना है कि सैलमन एंड कंपनी ये वन मैन कंपनी है, तो ये सैलमन जो है कंपनी से अलग नहीं है, सैलमन ही कंपनी है। क्लियर? बहुत गहराई की बातें हैं इसमें, समझ में आ रही है बात? लाइनों को इसलिए पढ़ रहा हूँ। एंड क्लॉक ऑफ द कंपनी वॉज अ मेयर शेम एंड फ्रॉड। अब जो भी यहाँ पर एक्ट हुआ है वो माना जाएगा कि एक तरह का फ्रॉड है। अगर सैलमन पैसा मांग रहा है तो ये क्रेडिटर कह रहे हैं कि हमारी नज़रों में ये तो फ्रॉड है। इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैक नॉफ्टन। और ये जो केस किया है, केस करने वाला लॉर्ड मैक नॉफ्टन है, ठीक। ये अर्जी डाल दी मैक ने, तो सैलमन ने जाके केस मार दिया अपनी कंपनी के खिलाफ कि मेरी कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रही। किसकी बात मानी जाएगी? कॉरपोरेट विल, सेपरेट लीगल एंटिटी। सैलमन अलग है, सैलमन एंड कंपनी अलग है। सैलमन की बात मानी जाएगी। इस उधारी में मतलब कंपनी लिक्विडेट हो रही है ना, सैलमन थोड़ी लिक्विडेट हो रहा है। तो सैलमन अपने डिवेंचर का पैसा वापस मांगेगा। शेयर तो नहीं मांगेगा क्योंकि शेयर तो भाई मालिक का पैसा, वो तो डूब गया। उतने के लिए तो सैलमन लायबल है ही, शेयर के अमाउंट के लिए तो सैलमन लायबल है ना। कंपनी का तो नियम ही यही है, लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन डिवेंचर तो सैलमन ने लोन दिया है। बात पकड़ में आ रही है? उधार दिया है तो वो उधार अपना वापस मांग सकता है, कॉरपोरेट विल लगा सकता है। लॉर्ड मैकनॉफ्टन की बात यहाँ पर नहीं रखी गई, सैलमन की बात रखी गई क्योंकि ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा निकला।
पकड़ में आई बात? ये बात थी। केस क्लियर? तो कौन जीता केस? सलमान भाई, सलमान। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला एक टर्म आता है, ये इसी में ही है, तो आगे लिखेंगे लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अगर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है तो एक तो वो केस था, केस की वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है तो वो इसकी वजह से बनता है जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील मतलब कुछ ऐसे, एक तरह से कह सकते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। लिखेंगे इट मीन्स ignoring the separate identity of a company। कंपनी की जो सेपरेट एंटिटी है उसे इग्नोर मार दे, या फिर इसको दूसरी भाषा में अगर देखें तो इट मीन्स disregarding the corporate personality and looking behind the real person who are in the control of the company। lifting the corporate wheel इसका मतलब हुआ कि जो सेपरेट एंटिटी वाली जो एक आइडेंटिटी कंपनी की बनती थी उसे इग्नोर मार के चलेंगे। अब कुछ केस में ऐसा किया जा सकता है। ऐसा बोलने वाला कौन है? तो ऐसा बोलने वाला कोई एक ऑथोराइज्ड यूनिट हो सकती है, कोर्ट हो सकता है, लॉ हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो उन्होंने बोला तो वो मानना पड़ेगा। दूसरी जो लाइन लिखी है इट मीन्स
डिसरिगार्डिंग द कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, कॉरपोरेट की अपनी जो एक पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी है, उसे डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। हम मना कर देंगे, हम तुम्हें नहीं पहचानते। किसे पहचानते हैं? लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन। इस एक्ट को, मतलब कोई एक्ट हुआ, उस एक्ट के लिए तो जनरली कंपनी ही लायबल रहेगी ना, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कंपनी को साइड कर देंगे और देखेंगे ये करने वाला एग्जैक्टली पर्सन कौन है, रियल पर्सन कौन है, उसे पकड़ो, पकड़ धकड़ पकड़ो। यानी कंपनी की आड़ में कोई पर्सन धोखा दे रहा हो तो कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी, वो पर्सन लायबल माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग अप ऑफ कॉरपोरेट विल। क्लियर? तो कहीं कोने में इसको लिख दो। ये क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ कॉरपोरेट विल। तो ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जहां हम ये देखेंगे कि एक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं है, रियल पर्सन लायबल है? तो लिखते चलो। नंबर 1, टू डिटरमाइन the characteristics इसमें कैरेक्टर लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का अपना कैरेक्टर डिटरमाइन करना है, मतलब अपना नेचर है ना, डिटरमाइन करना है। कंपनी हमारे साथी है, साथी मतलब फ्रेंडशिप वाली कंपनी है या किसी दुश्मन की कंपनी है, समझे? दैट इज to find out whether co-enemy or friend। देखिए, पहला तो पॉइंट यही है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर कोई एनिमी और फ्रेंड। मतलब जिस कंपनी के साथ डील की बात हो रही है, यानी कि जिस कंपनी के एक्ट की बात हो रही है, कार्य की बात हो रही है, वो ये देखना है कि वो कंपनी कहाँ से बिलोंग कर रही है। अगर किसी फ्रेंड वाले जोन से, फ्रेंड जोन से बिलोंग कर रही है, तब तो उस एक्ट के लिए कंपनी लायबल है।
लेकिन अगर वो किसी एनिमी जोन से रिलेट कर रही है कंपनी, तब ऐसे केस में उस कंपनी के द्वारा किया गया एक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, वो पर्सन लायबल होगा जो जिसके कंट्रोल में वो कंपनी वर्क कर रही है। हैं? इसका एक एग्जांपल देते हैं। वैसे केस स्टडी है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि वैसे तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं कभी, हम चाहें भी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आंख बंद करके मन के किसी एक कोने में तुम मान सकते हो कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। एकदम ऐसी मित्रता थी कि आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़े। नहीं, तब तो पाकिस्तानी नहीं था। बॉर्डर क्रॉस करना है तो कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अरे भारत का कोई बात नहीं, अपना ही देश है, चलो। पाकिस्तान से अरे वो तो अपना पुराना देश है, चलो आओ, भाई बहन वाली बात है। खैर, ऐसा अगर था तो भारत का कोई पर्सन, ये क्या हुआ ये सब देखो जरा, अंडे तो नहीं आएंगे। बर्तन लो बर्तन। अब चला। आप चलो 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 सबसे लाइट जरा आएगा तू। तो ध्यान दो इधर, जब तक भाईचारा चल रहा था अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तानी कंपनी हिंदुस्तानी पर्सन के साथ डील कर रही है, और अगर कुछ मिसबिहेव हो जाता है तो उस मिसबिहेव के लिए लायबल कंपनी है। कोई भी एक्ट किया तो उसके लिए लायबल कंपनी मानी जाएगी। लेकिन इन केस दोनों देशों में दुश्मनी है, हैं? पहले दोस्ती थी, अचानक एक दिन उन्होंने बोला, ऐसे ही बोल दिया कि वो जो कश्मीर है वो हमारा है। बस उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का मूड पिनका और पूरा पाकिस्तानी उड़ा के रख दिया, दुश्मनी हो गई। इन दैट केस अब अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी हिंदुस्तानी पर्सन के साथ डील कर रहा है और डील में कोई मिसबिहेव या मिस एक्ट कर दिया, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। ठीक है? कौन लायबल रहेगा? वो पर्सन जिसने वो एक्ट किया है। भाई ऐसा थोड़ी, कंपनी का अपना दिमाग थोड़ी है, तो उसे ये थोड़ी पता है कि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ वो कौन है, दोस्त है कि दुश्मन है। समझ में आ रहा है? काम करने वाला, एक्ट करने वाला कौन है? पर्सन ही तो बैठा जो उसमें, वही तो कर रहा है। तो लायबल वो पर्सन होगा, कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि कंपनी तो बिना उन लोगों के डायरेक्टर है और शेयर होल्डर है, बिना इनके ऑर्डर के तो कुछ नहीं कर सकती, करने वाले तो वही हैं। तो ये वो केस है जिसमें हम ये देखेंगे कि जिस कंपनी की डीलिंग की बात हो रही है, जिसके एक्ट की बात हो रही है, वो हमारा को एनिमी है या को फ्रेंड है। फ्रेंड है तो लायबल कंपनी है, एनिमी है तो लायबल वो पर्सन है। इतनी सारी बात समझ में आ गई? इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है। उस केस स्टडी का नाम है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी।
इसका मतलब ये है ना कि इसने केस किया है इस पे। डेमलर कंपनी लिमिटेड ने केस करा है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी पर। और केस कुछ ऐसा ही था जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हो गया मतलब ये बस तुम्हें नाम याद रख, मतलब ये पॉइंट याद रखना है और केस याद रखना है। केस की कहानी क्या है वो तुम्हें मैंने अपने भाषा में समझा दी है। दूसरा पॉइंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स। अगर कंपनी बनाई गई है अपना रेवेन्यू बचाने के लिए, टैक्स चुराने के लिए, हैं, तो कंपनी लायबल नहीं है, उसे बनाने वाला लायबल है। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या फिर टैक्स। टैक्स इवेजन के लिए एक केस आया है, केस स्टडी जुग्गीलाल वर्सेस केस स्टडी या केस लो, क्या फर्क है इन दोनों में? केस लॉ मतलब एक केस आया था, अब वो एक कानून बन गया, उसे तुम्हें स्टडी करना है। समझ में आ गया? केस लॉ का मतलब है केस आया था, जज के जजमेंट से वो लॉ बन गया, तो वो बन गया केस लॉ। अब तुम इसे स्टडी कर रहे हो तो कहोगे केस स्टडी। पूरा बोल दो, केस लॉ स्टडी। जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। AIRSC सुप्रीम कोर्ट। ये केस है जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस क्या है? बहुत सीधी सी बात है, टैक्स चुराने के लिए कंपनी बनाई गई है। टैक्स चुराने के लिए कंपनी बनाई गई थी। वेयर corporate entity is used to evade or circumvent tax। क्या किया होगा? हो सकता है एक कंपनी बनाई हो जुग्गीलाल ने, वेयर कॉरपोरेट एंटिटी इज यूज्ड, एक कंपनी इस्तेमाल की जा रही है, आर्टिफिशियल कंपनी है, हैं, और सिर्फ टैक्स चुराने के लिए, अपनी मेन
कंपनी में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस प्रॉफिट को दिखाया जा रहा है कि ये प्रॉफिट मैं इस कंपनी में एज एक्सपेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब वही प्रॉफिट को एक्सपेंस के रूप में दिखा देंगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? तो सर्कमवेंट है। सरकमवेंट। जब वही प्रॉफिट एक्सपेंस के रूप में दिखा देंगे तो लॉस बन जाएगा, लॉस बन जाएगा तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसमें तो तो ये तो हो गया। एक केस और है इसमें, दिनशॉ मानेक जी पैतित। इसमें हुआ ये दिनशॉ मानेक जी पैतित वाले केस में कि जो पार्टी है यानी कि दिनशॉ है, इसने फेक कंपनियां बना के रख दी जिसमें कोई काम नहीं, रजिस्टर्ड तो करवा दिया लेकिन कोई काम ही नहीं होता था वहाँ, सिर्फ डॉक्यूमेंट में वो कंपनी थी। और ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब जो इसकी मेन कंपनी है जो काम कर रही है, उस प्रॉफिट में, उस कंपनी में प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा, सबको बटेगा ना। ज़्यादा डिविडेंड बांटना पड़ जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट आया तो ज़्यादा डिविडेंड बांटना पड़ेगा। इसीलिए उसने छोटी छोटी बहुत सारी फेक कंपनियां बना के रख दी और दिखाने लग गया कि जो उसकी इनकम है वो उन कंपनियों में जा रही हैं डिविडेंड के रूप में। वो कंपनियां जो कि फेक कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने मेन कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है। अब मेन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो सब में प्रॉफिट बटेगा, तो उन कंपनियों में भी प्रॉफिट बटेगा। और जब उन कंपनियों में प्रॉफिट जा रहा है तो वो घूम के दिनशॉ की जेब में जा रहा है। सारा पैसा एक तरह से दिनशॉ अपने पास ही खींच लिया दोबारा। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू खींच के ले गया ना, ये रेवेन्यू खींच के ले चला गया। डबल फ़ायदा, एक तो टैक्स बच गया, दूसरा कि पैसा ज़्यादा मिल गया। सर एक ना एक जानवर है, वेब सीरीज है, उसमें भी यही है। कौन? सी के ऊपर ही है वो, एक वेब सीरीज है जानवर, उसमें भी यही करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं केस स्टडी दिनशॉ मानेक जी पैतित। तो कहानी इसकी समझ में आई? डायग्राम बना के समझा दूं? तो दिनशॉ है, इसने एक तो मेन कंपनी चालू कर रखी है, मेन कंपनी है, और छोटी छोटी बहुत सारी फेक कंपनियां चालू कर रखी हैं। छोटी छोटी बहुत सारी फेक कंपनियां चालू कर रखी हैं। ये सारी फेक कंपनीज हैं जिनमें काम कुछ होता नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट में है ये। अब एक दिखाया क्या है कि इस कंपनी ने मेन कंपनी के शेयर ले रखे हैं, ऐसे ही इसने भी ले रखे हैं, इसने भी ले रखे हैं, इसने भी ले रखे हैं, और बाहर से कुछ आम पब्लिक ने भी ले रखे होंगे ना शेयर, इसने भी और मानेक जी ने भी ले रखे हैं। सबने शेयर खरीद रखे हैं। जब इस मेन कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बटेगा, तो इसको डिविडेंड मिल जाएगा, इसको मिलेगा, और साथ के साथ इन्हें भी मिलेगा, इन्हें भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। इन तीन प्राणियों को मिल रहा है, जेन्युइन है, इस बात समझ में आती है। इनको मिलने का कोई रीज़न समझ में आ रहा है? ये तो केवल डॉक्यूमेंट में है, एक्चुअल में तो ये कंपनी है भी नहीं कोई।
तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है फिर? महंगी के पास। सारा पैसा मानेक जी के पास चला गया। गड़बड़ है। ऐसे केस में कौन लायबल होगा? मानिक जी। कंपनी लायबल नहीं है, ये जो मेन कंपनी है ये लायबल नहीं है, मानिक जी लायबल है। ठीक है, केस स्टडी आ रही है समझ में? आगे बढ़ जाएं। थर्ड पॉइंट, to avoid legal obligations, इसके लिए केस लॉ है, वो देख लेते हैं। तो केस स्टडी है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए अगर आपने कंपनी बनाई है तो वो कंपनी लायबल नहीं है, वो बनाने वाला लायबल है। जैसे ये एक केस स्टडी तुम्हारे सामने मौजूद है। केस स्टडी में हुआ क्या तो देखा जाए, एक बात तो तुम्हें सबको पता है कि अगर कोई कंपनी, यहाँ पे एक रफ बता रहा हूँ, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कर लेती है तो ऑब्वियसली इसमें डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा, है ना? क्या और भी कुछ जाना चाहिए? एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से कमाया है ना। तो बोनस टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। और ये बोनस मिलना चाहिए ऐसा लिखा भी है, बोनस एक्ट 1965 बनाया गया इसके लिए, समझे? हमारी कंपनी भी कौन सी कंपनी से लड़की, उन्होंने मतलब अपना वो दिया है, कार भी है और बाइक भी है। बोनस एक्ट 1965 इसमें बताया भी गया है, ऐसी बात। समझो आगे बात। ये तो कहानी है कि एक कंपनी को ऐसा करना चाहिए, ये लीगल ऑब्लिगेशन बन गई, कानून में बोला गया ना, कानून में बोला गया तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है। अब अगर कोई कंपनी इसलिए बनाई गई है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड किया जाए, इस बात को मतलब बोनस नहीं देना एम्प्लॉय को, इसलिए कुछ तिगड़म निकाला जाए, तो क्या तिगड़म निकालती है कंपनी कि एक फेक कंपनी बना देती है, हैं? फेक कंपनी बनाई और जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो इस कंपनियों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हाँ, ये प्रॉफिट का अमाउंट इनमें ट्रांसफ़र कर दिया और जिस वजह से प्रॉफिट का अमाउंट कम हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट कम हुआ तो लोगों को बोला जा रहा है कि भाई हमें तो बोनस मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ही नहीं है, बोनस नहीं मिलेगा तुम्हें। यानी लीगल ऑब्लिगेशन, एक अधिकार, एम्प्लॉय का अधिकार मार लिया गया।
इस केस में जो एसोसिएशन था, वर्कमैन एसोसिएशन था, उसने केस कर दिया अपने ही उस कंपनी पे जिसमें वो वर्किंग थे। केस करा और फिर अदालत ने जजमेंट दिया कि दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। ऑब्वियसली कंपनी खुद फेक कंपनी बनाएगी क्या? कंपनी फेक कंपनी बनाएगी या कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर, शेयर होल्डर ये बना रहे होंगे? है हाँ, यही लोग एमडी वगैरह यही तो बनाएंगे ना। सब्सिडरी कंपनियां बोलते हैं इसे। टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो जो मेन कंपनी है ये तो होल्डिंग कंपनी होगी, ये होल्ड कर रही है, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये सब्सिडरी कंपनीज हैं। इनमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, ना कोई एसेट्स खरीदा है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी नाम से इसे बता रखा है। तो प्रॉफिट का हिस्सा इसमें भेज रहे हैं ताकि दिखा रहे हैं कि हम इसे रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट अपनी जेब में और बोनस देना नहीं पड़ा। क्लियर हुई बात? दिवाली बोनस देना वो भी है लीगल ऑब्लिगेशन। दिवाली में कंपनी अपनी सेल्स जो है, सेल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती है जिस वजह से प्रॉफिट ह्यूज होता है। जहाँ कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बिकना चाहिए दिवाली के टाइम पर, उसे ईज़िली, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है, बल्क में प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। जो प्रोडक्ट 100 रुपये में बिकता था उसकी अपनी कॉस्ट आती थी 70 रुपये, तो 30 रुपये प्रॉफिट हो जाता था। अब दिवाली के टाइम में बल्क प्रोडक्शन होता है तो वो 70 रुपये वाली कॉस्ट और रिड्यूस होकर 50 हो जाती है, बिकता फिर भी 100 रुपये में ही है। तो जहाँ 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा था अब वहाँ 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। और तो और सेल्स भी, सेल जो है, सेल का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो प्रोडक्शन के बेस पे, मतलब स्कूल में जैसे मान लो, स्कूल में, स्कूल ऐसी जगह जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता फिर भी देते हैं। उस स्कूल के केस में क्या है, स्कूल को अपनी मर्जी से एक बिजनेस यूनिट नहीं माना जाता है, हाँ। उसे एक संस्था मानी जाती है, चैरिटेबल ट्रस्ट। वो बात अलग है, आज स्कूल के नाम पे धंधा चलता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन स्कूल को चैरिटेबल ट्रस्ट की गिनती में गिना जाता है, एक ट्रस्ट या संस्था। तो वो उस पर स्कूल पर दिक्कत ये है कि लेबर लॉ लागू ही नहीं होता, और अगर लेबर लॉ लागू नहीं हो रहा तो इस तरह के कोई बोनस एक्ट और पीएफ एक्ट, ईपीएफ एक्ट जो है, ग्रेचुइटी एक्ट, इन तरह के कोई एक्ट लागू ही नहीं होते हैं उस पर। इसलिए तो स्कूल के टीचरों का भंटा डार है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपने आप को एज कंपनी शो करते हैं, और अगर कंपनी शो कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर सारे कानून लागू होंगे, तो वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करते भी हैं, बट ऐसे स्कूल बहुत कम है। आगे के तीनों को तो जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ subsidiaries to act as agents। सब्सिडरी बनाना, सब्सिडरी वही सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी बनाना। अच्छा, सब्सिडरी को अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझो, तुम्हें उसमें पढ़ा होगा बैंकिंग में, आरआरबी, कॉमर्शियल बैंक के अपने छोटे बच्चे पढ़े ना, उसी तरह के सब्सिडरी कंपनी होती है। एक बड़ी कंपनी होती है, वो किसी छोटी कंपनी में मोर देन 51% शेयर्स खुद ही होल्ड कर लेती है। मतलब औरों ने भी शेयर लिए होते हैं, लेकिन 51% से ज़्यादा परसेंट के शेयर्स एक कोई बड़ी कंपनी होल्ड कर लेती है, और जो होल्ड कर लेती है वो होल्डिंग हो गई, और जिसके शेयर्स लिए वो सब्सिडरी कहलाएगा फिर। डन। तो सब्सिडरी कंपनियां ओपन कर देना किस लिए, कि वो एक एजेंट के रूप में काम करे।
तो अगर ऐसा किया है तो जिसने सब्सिडरी कंपनी ओपन करी है वो कंपनी लायबल नहीं है, उस कंपनी में बैठा वो शख्स जिसने ये कांड किया है लायबल वो है। ठीक है ना। इसके ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी है। केस स्टडी है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। नाइनटीन 82 में ये केस आया था। अब ये काम इसमें हुआ क्या था, बस एक कहानी की तरह समझ लेते हैं। तो एक कंपनी, बड़ी कंपनी थी, देखो यहाँ एक बड़ी कंपनी थी, इसे मैं एच कंपनी कहूँ, होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी। इसे ये ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, तो इसे अपने गाड़ियों के लिए लाइसेंस चाहिए था कि गाड़ियाँ उसकी रोड पर चल सकें, और अपने ही कंपनी के नाम से लाइसेंस चाहिए था। समझ में आई बात। इसे क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, अथॉरिटी ने इसे लाइसेंस देने से मना कर दिया, कहा तुम्हारे नाम पे लाइसेंस नहीं दे सकते हम, तो लाइसेंस नहीं देंगे। इसने कहा लाइसेंस तो मैं लेके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी गाड़ियाँ सड़क पे दौड़ रही हैं। अब बिना लाइसेंस के अगर सड़क पे दौड़ रही हैं तो हर रोज़ पकड़ धकड़ होगी, हर रोज़ लाखों का पेनल्टी लगती रहेगी। लाइसेंस मिल जाएगा तो कम से कम पकड़ धकड़ तो नहीं होगी। अब गाड़ियाँ जो है इसकी दौड़ रही हैं वो सारी गाड़ियाँ इसी कंपनी के नाम पर हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने दिमाग दौड़ाया, कहा कि मैं छोटे बच्चे पैदा कर देता हूँ, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो इसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, एक बनाई, और इसमें जो शेयर्स हैं होल्ड कर लिए। तो ये जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी हो गई फिर? सब्सिडरी कंपनी, एस कंपनी बन गई, और इसके नाम पे लाइसेंस ले लिया, एप्लीकेशन डाल दी। अब होगा क्या कि सब्सिडरी कंपनी एक तरह से होल्डिंग कंपनी का गुलाम ही तो है, इसके लाइसेंस पे ये मौज मारेगा। यानी इसको, सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने अपना एजेंट बना दिया, काम ये करे, फ़ायदा ये उठाए। होल्डिंग कंपनी को जो काम करना होगा सब्सिडरी से करवाता रहेगा। दुनिया की नज़रों में लायबल कौन होता रहेगा? सब्सिडरी। और मौज कौन उड़ा रहा है? होल्डिंग कंपनी, है ना। इसी को कहा जाता है ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। फिल्मों में दिखाया जाता है कि दो भाइयों को लड़वाना हो या किसी हीरो को कमज़ोर करना हो तो उसके छोटे भाई या उसकी गर्लफ्रेंड या उसके पेरेंट्स को उसके खिलाफ़ भड़का दो। अब भड़काने वाला कौन होता है? मेन विलन। वो एक कौन सी थी सलमान खान की मूवी, पुलिस, हाँ, दबंग 3। दबंग 3 में ये चीज़ दिखाया गया कि मक्खी को सलमान खान के खिलाफ़ ही, चुलबुल पांडे के खिलाफ़ भड़का दिया। तो उसमें उसने थप्पड़ भी मारा पुलिस चौकी में सलमान खान को। लेकिन ये कांड किया किसने? विलन ने ही तो करवाया ये काम। तो मक्खी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी एंड द विलन इज कॉल्ड
होल्डिंग कंपनी। अब लाइसेंस मिलेगा, किसको मिला? सब्सिडरी को, यानी कि एक्ट किसने किया? सब्सिडरी ने। कोई बात बिगड़ेगी, कौन फंसेगा? सब्सिडरी। सब्सिडरी फंसेगा। और अगर बात बनेगी तो फ़ायदा होगा तो होल्डिंग का होगा। इसलिए सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट को, ये जो लाइसेंस की जो एप्लीकेशन सब्सिडरी ने डाली थी लाइसेंस लेने के लिए, इसे रिजेक्ट मार दिया। बोला दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। क्लियर हो गई कहानी? पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, इस तरह से चला रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? लास्ट केस। पांचवा केस, कंपनी formed for fraud या improper conduct or to defeat law। कंपनी बनाई गई फ्रॉड करने के लिए या गलत काम करने के लिए या फिर कानून तोड़ने के लिए। ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके लिए तो सीधे सीधे बनाने वाला ही लायबल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसमें एक अपना केस स्टडी है। तो केस स्टडी है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। ये केस स्टडी है, इसको और समझ लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा कॉरपोरेट व्हील। तो ये कंपनी है, देखोगे ध्यान से, एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया? तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम कभी भी मेरा कॉम्पिटिटर नहीं बनोगे। समझ में आया? और ना ही मेरे कस्टमर्स के साथ डील करोगे। अगर कॉम्पिटिटर बन भी जाते हो, मतलब कि ऑब्वियसली काम करना तो सबका अधिकार है। तुमने काम सीखा, मेरे यहाँ पर आके काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात कि मेरे कस्टमर्स के साथ डील नहीं करोगे। तुम अपना कस्टमर बनाओ, है ना। सॉलिसिटिंग नहीं करोगे, छीनोगे नहीं। होता है ना, कोई मान लो मैं हमारे कोचिंग में कोई पढ़ा के जाए और उसके बाद अपना कोचिंग खोल ले और यहीं के ही कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चों को खींचने लग जाए। काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। इस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, नॉट टू सॉलिसिट द कस्टमर्स। तो यहाँ लिख लेंगे नॉट टू solicit the customers। ये आपस में कंपनी और एम्प्लॉई के बीच में डील है। ये एम्प्लॉई है,
एम्प्लॉय ने बोला ओके सर, नहीं करेंगे ऐसा कुछ। कहा ठीक है। अब कुछ समय बाद ये जो एम्प्लॉय है इसने जॉब छोड़ दी, लीव कर गया, लीव द कंपनी, और आगे चलकर उसने और उसकी वाइफ ने और कुछ अदर लोगों ने मिलकर एक नई कंपनी ओपन कर ली हैं, लीव करा और आफ्टर सम टाइम एक नई कंपनी चालू करी, और इसमें मेंबर के तौर पे कौन कौन है? खुद है, वाइफ है, और तीसरे में एक अदर पर्सन है, वन अदर पर्सन। और करने क्या लगा कि इस कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट करने लग गया, खींचने लग गया। ठीक है, इस कंपनी के कस्टमर्स खींचे जाने लग गए, सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स। तो देखा जाए तो ये सॉलिसिटिंग कौन कर रहा है? ऊपर देखा जाए तो न्यू कंपनी, एक कंपनी सॉलिसिटिंग कर रही है ना, ऊपर देखेंगे तो। लेकिन द कोर्ट हेल्ड दैट द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी was to avoid a legal obligation arising from a contract which was not permissible। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक लीगल ऑब्लिगेशन बन के आया था, हैं? क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्या था? सॉलिसिट नहीं करना, खींचातानी नहीं करनी है, तो ये लीगल हो गया था ना कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो कोर्ट की नज़रों में ये चीज़ परमिशेबल नहीं रहेगी। Therefore, the company was restrained from soliciting the customers of the employer। तो ये जो कंपनी है ये इस सॉलिसिटिंग को नहीं कर सकती, कोर्ट इसको रेस्ट्रेन करने का ऑर्डर देता है। कुल मिलाकर बात ऐसी थी कि तुम्हारा लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट विल ख़त्म हो गया।